हेलो एवरीवन, प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? ए, बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि। बी, बैंकों के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि। सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। या फिर डी, देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। दरअसल किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा गुणक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी के स्टॉक के अनुपात से है। मुद्रा गुणक इक्वल टू M/H। यहाँ M से तात्पर्य मुद्रा का स्टॉक और H से शक्तिशाली मुद्रा से है। चूंकि मुद्रा का स्टॉक सामान्यतः शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिए मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है। जनता की बैंकिंग आदतों की वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। इसलिए विकल्प सी सही आंसर है। सरकार की नीतियों को भी वित्तीय संकट का कारण माना जाता है। यदि सरकार बचत का बजट बनाती है, भारी टैक्स लगाती है, कठोर लाइसेंस नीति अपनाती है, निर्यातों पर रोक लगाती है, विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करती है या फिर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाती, तो निश्चित तौर पर वित्तीय संकट की स्थिति को आमंत्रित करती है। वित्तीय संकट से उन्मुक्ति के कुछ उपाय हैं, जैसे अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, क्योंकि अल्पकालीन ऋण हमें संकट की ओर ले जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? 1, विस्तारकारी नीतियां। 2, राजकोषीय प्रोत्साहन। 3, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी या इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। 4, उच्च क्रय शक्ति। और 5, बढ़ती ब्याज दर। आपको दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 3, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 3 और 5 या फिर डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारणों में लोगों की आय बढ़ने से उपजी उच्च क्रय शक्ति, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देना तथा जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण आदि करने के परिणाम स्वरूप मांग बढ़ना शामिल है। इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें तो सरकार अर्थव्यवस्था में सकल मांग बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन के अंतर्गत कर प्रोत्साहन छूट जैसी पहल कर सकती है। इस दृष्टिकोण के पीछे ये तर्क होता है कि यदि लोगों के कर अदायगी के भार को कम कर दिया जाए तो उनके पास व्यय करने या निवेश करने के लिए अधिक धन रहता है, जो उच्च मांग को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन की मांग बढ़ने से रोजगार सृजन होता है, जिससे बेरोजगारी में कमी आती है। इसके अलावा सरकार अपने व्यय में वृद्धि कर आर्थिक विस्तार कर सकती है, जैसे आधारभूत संरचना में निवेश के जरिए रोजगार को बढ़ावा देकर मांग और विकास में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए विकल्प ही सही है। नेक्स्ट सवाल, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल या ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा कथन, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान या नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। और तीसरा कथन, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या फिर डी 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते खोलकर सीधे सरकारी बॉन्ड खरीदने की अनुमति दी। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार में पहुंच प्रदान की है, इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत खुदरा निवेशक गैर प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर खुद को पंजीकृत करके सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड खरीदने का एक अन्य तरीका सरकारी प्रतिभूतियां म्यूचुअल फंड हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान या नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग आरबीआई के स्वामित्व वाला सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापारिक मंच है। इसकी सदस्यता बैंकों, प्राथमिक डीलरों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि जैसी संस्थाओं के लिए खुली है, इसलिए कथन 2 सही है।
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE द्वारा प्रवर्तित किया गया था, इसलिए कथन 3 सही नहीं है, तो इस तरह विकल्प भी सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों यानी माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। कथन 2, ये एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। और कथन 3, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन C केवल 1 और 3। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। अमेरिका स्थित NGO water.org अपनी वाटर क्रेडिट पहल के माध्यम से विभिन्न देशों में सूक्ष्म वित्तीय संसाधनों और गैर सरकारी संगठनों को जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधनों यानी माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी यानी सब्सिडी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। ये जरूरतमंद परिवारों को पानी और स्वच्छता के लिए किफायती वित्त पोषण प्रदान करने के लिए चयनित संस्थानों के साथ साझेदारी करता है, इसलिए कथन 1 और 3 सही हैं। गौरतलब है कि water.org एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया में पानी और स्वच्छता लाने के लिए काम कर रहा है। इसने सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए किफायती वित्त पोषण की बाधा को दूर करने के लिए वाटर क्रेडिट कार्यक्रम पहल शुरू की, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, तो इस तरह विकल्प C सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में अंतिम उधारदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है या है। 1, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। 2, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। और 3, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है A 1 और 2, B केवल 2, C 2 और 3 या फिर D केवल 3। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन B केवल 2। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग परिचालन के विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है जो समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता दैनिक आधार पर करता है तथा सभी बैंकों के लिए अंतिम उधारदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की भूमिका निभाता है, इसलिए कथन 2 सही है। RBI व्यापार एवं उद्योग निकाय को अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति की विफलता पर तथा सरकार को बजटीय घाटों की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है, इसलिए कथन 1 और 3 सही नहीं है, तो इस तरह विकल्प भी सही है। चलिए अगला और अंतिम सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है। A, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। B, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिक प्रबंधन। C, निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। या फिर D, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। चलिए व्याख्या देखते हैं। R2 व्यवहार संहिता में R2 का अर्थ रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग है। ये सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल यानी SERI द्वारा विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योगों के लिए बनाया गया एक मानक है। इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण कंपनी जो इस व्यवहार संहिता के अनुसार R2 प्रमाणित है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार और प्रमाणन द्वारा प्रदान की गई स्थिति के माध्यम से उच्च लाभ सीमा और अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी प्रदान करने से लाभान्वित होगी। एक R2 प्रमाणित कंपनी अपने ग्राहकों को आश्वस्त करने में सक्षम होगी कि वो पर्यावरण, कार्यकर्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और डेटा सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी सुविधा पर उचित उपाय करती है, इसलिए विकल्प भी सही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।